तो बातचीत चैप्टर सबसे पहला चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला प्रश्न है बातचीत चैप्टर की तरफ से कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो यह प्रश्न बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने आपको जैसा कि बताया कि हम इसमें वही प्रश्न आपको बताएंगे जो हर साल चाहे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया हो, चाहे मॉडल पेपर में पूछा गया हो, चाहे क्वेश्चन बैंक में आपको पूछा गया हो, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में डायरेक्ट टकराए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही न हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप भरकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या थे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम हो जाएंगे बेनी प्रसाद भट्ट। जब हम आपको क्यूज कराते हैं तो वहां पर आपको यह प्रश्न सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दमयंती स्वयंवर यानी कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट जी और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है ना इसकी रचना हो जाएंगे तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है दमयंती स्वयंवर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है। तो ऑप्शन ए है एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी है कहानी है, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण है और ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या हो जाएंगे, तो ललित निबंध हो जाएंगे। या फिर अगर एग्जाम में ओनली निबंध लिखा हुआ आए ना फिर भी आपको क्या करना है, तो याद रखना है निबंध चाहे ललित निबंध दोनों तबतबा एक हुआ। जैसे आपका नाम होगा अगर सन्नी तो सन्नी कुमार या फिर सन्नी दोनों तबतबा एक हुआ। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कुमार उसमें। तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर भारतेंदु युग के। ठीक है, किस युग के हो जाएंगे राइट आंसर, तो भारतेंदु युग के निबंधकार हो जाएंगे कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है स्वगता स्वयंवर रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र की जो है ना कौन सी रचना है, तो स्वगता स्वयंवर। आपको यह बात याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेल का विकट खेल। क्या हो जाएंगे, रेल का विकट खेल हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी हिंदी प्रदीप नामक जो है ना मासिक पत्र निकाला था कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फ्राइडे के मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, तो याद रखना है, इस बात को नहीं है क्वेश्चन को याद रखना है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। अगला हम लोग का है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से
बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी है उसे किसने जो है ना अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। कौन रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान। अगला प्रश्न हम लोग का है, बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य रूप का क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से मन। ठीक है, कैसा हो जाता है? बातचीत करने से मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में जो है ना सर्वाधिक प्रचलित है? जैसे बिहार के लोगों में क्या है? तो ये जो है ना कोई भी बात करते हैं, जैसे भोजपुरी भाषा में बात करते हैं या फिर मगही में या फिर कोई मैथिली में, तो इसी प्रकार जो है ना यूरोप के लोगों में जो है ना बात करने का हुनर क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा जो है ना वो लोग बात करते हैं। हो सकता है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या हो? तो वहाँ का भाषा हो। ठीक है, भाषा में जब इंक्लूड करके बोला गया हो तो वह बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आधुनिक काल के। क्या हो जाएंगे? आधुनिक काल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है चैप्टर नंबर 1, यानी बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित चैप्टर कौन सा? तो बातचीत चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और वह एक कहानी है। यानी उसने कहा था एक क्या है? तो एक कहानी है, लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और जो है ना यह चैप्टर एक प्रेम की कहानी है, युद्ध की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी के तरफ से सबसे पहला प्रश्न हम लोग का है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी है मंगर। तो उसने कहा था जो है ना कहानी को क्या मानते हैं हम लोग? तो मील के पत्थर कहानी के नाम से भी जानते हैं। कौन से? तो उसने कहा था कहानी को मील के पत्थर कहानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। वैसे हम सब आपको क्वेश्चन VVI बताने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, तेरी कुरमाई हो गई। क्या है? तेरी कुरमाई हो गई का यह जो है ना कहानी किस कहानी से संबंध है? यह जो लाइन है किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन ए है रोज कहानी से, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है तिरिच, और ऑप्शन नंबर डी है जूठन। तो तेरी कुरमाई हो गई का जो है ना संबंध है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में एक लड़का जो है ना एक लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस कहानी में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी में जो है ना वहाँ का सिपाही कहते हैं कि बिना जो है ना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े जो है ना सिपाही बिगड़ता है। एक करे रहे जो है ना पूरा जो है ना मन उब जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा जो है ना किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी का रचना है। देखिए यहाँ पर आपको हम एक चीज कंफर्म कर दें कि जो है ना चंद्र शर्मा गुलेरी जी टोटल 3 कहानियां लिखे हैं, सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था। क्या क्या? सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, तो यो आपको होगा चंद्र शर्मा गुलेरिया जी। ठीक है,
अगर सुखमय जीवन की रचनाकार कौन है तो ये चंद्र शर्मा गुलेर जी, और बुध का कांटा की रचनाकार कौन हो जाएंगे तो चंद्र शर्मा गुलेर जी। और अगर एग्जाम में पूछा जाए चंद्र शर्मा गुलेर जी ने टोटल कितनी कहानियां लिखी है तो आपको याद रखना है 3 कहानियां लिखी है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न हम लोग का है, चंद्र शर्मा गुलेर जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन ए 15वीं सदी के, ऑप्शन बी है 16वीं सदी के, ऑप्शन सी है 19वीं सदी के, और ऑप्शन नंबर डी है 20वीं सदी के। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20वीं सदी के कौन हो जाएंगे तो चंद्र शर्मा गुलेर जी प्रमुख लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगी, यानी गुलेर जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? टोटल 3 कहानियां लिखी है। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लहना सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लहना सिंह हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी का लेखक। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगी, यानी कि युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और बलिदान जो है ना प्रेम पर बलिदान होने का भी कहानी है, क्योंकि इसमें युद्ध भी होता है जर्मनी के साथ और भारत के साथ। उसके बाद दिव्य प्रेम की कहानी है, क्योंकि इसमें प्रेम भी होता है एक लड़का को एक लड़की से, और प्रेम पर बलिदान भी हो जाता है लहना सिंह, जो कि उस कहानी का नायक है यानी हीरो है। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अमृतसर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में, चित्रण कहने का मतलब दिखाया गया है। जैसे मूवी देखते हैं ना तो उसमें ना कहता है कि यहाँ से जो है ना शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए बेंगलुरु से या फिर भारत से या फिर बिहार से शुरुआत होती है, तो उसी को कह सकते हैं चित्रण। अगला प्रश्न हम लोग का है, लहना सिंह का गांव का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी लहना सिंह जिस गांव में रहते थे ना उसका नाम था मांझे। तो एग्जाम में आएगा लहना सिंह का जो है ना गांव का नाम क्या है, तो आप आंख बंद करके मारिएगा मांझे, आंख नहीं बंद करना है, बस आंख खोल के मारिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जमदार के। किस पद पर था? तो जमदार के पद पे हो जाएंगे लहना सिंह। अगला प्रश्न हम लोग का है, सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम था बोधा सिंह। अगला प्रश्न हम लोग का है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारत के सिपाही थे ना वह उसके जो है ना किसके साथ संघर्ष हुआ था? पहले जो है ना भारत के लिए भारत के सिपाही नहीं लड़ते थे, ब्रिटिश के लिए जो है ना जो पहले अंग्रेजी सब थे उसके लिए लड़ा करते थे। तो जो है ना राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था भारतीय सिपाहियों का। संघर्ष मतलब युद्ध होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। अगला प्रश्न हम लोग का है, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? ठीक है, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 77 था। क्या था? 77 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, सुखमय जीवन किसकी रचना हो जाएंगे? सुखमय जीवन जो है ना किसकी रचना हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेर जी का रचना है सुखमय जीवन। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी जो है ना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी चंद्र शर्मा गुलेर जी का जो है ना रचना हो जाएंगे कछुआ धर्म। अगला प्रश्न हम लोग का है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का जो है ना क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। अगला प्रश्न है, गुलेर जी ने किस गांव के निवासी थे? यानी जो गुलेर जी थे किस गांव के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलेर नामक ग्राम के जो है ना गुलेर जी निवासी थे। वैसे भी आपको देखिएगा ना यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो आपको गुलेरी और गुलेर दोनों सेम मिलेगा, तो एग्जाम में जो है ना आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगी। अगला प्रश्न हम लोग का है, चंद्र शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे द्विवेदी युग का। क्या हो जाएंगे? द्विवेदी युग का। वैसे भी हम आपको जो है ना द्विवेदी युग याद करने का ट्रिक, लेखक का चैप्टर का नाम याद करने का ट्रिक, आपको व्याकरण का 800 प्लस आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा, विलोम शब्द मिल जाएगा आपको, तो आप जो है ना वो सब प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका हिंदी 100% कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग का है, चंद्र शर्मा गुलेर जी का जन्म कब हुआ था? तो
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हो जाएंगे? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कर्म प्रधान कहानी है। क्या हो जाएंगे? कर्म प्रधान पर जो है ना कहानी हो जाएंगे, उसने कहा था। अगला प्रश्न हम लोग का है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तेरी कुरमाई हो गई है। क्या कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई है? एक लड़का जो है ना, जिसका नाम लहना सिंह है, एक लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुरमाई जो है ना हो गई है। अगला प्रश्न हम लोग का है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? जो लहना सिंह जो थे, यानी उसने कहा था कहानी के नायक, और सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी वजीरा सिंह को भेजता है। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, लहना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अमृतसर के रहने वाले थे। कौन? तो लहना सिंह के मामा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है कौन सा चैप्टर? तो उसने कहा था चैप्टर जो है ना हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। और संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबके सब हम क्या करेंगे? तो समाप्त करेंगे, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सबके सब इसी चैप्टर में आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का, कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? ऑप्शन नंबर ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर सी है समाजवाद, और ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद। तो क्या हो जाएंगे? दल विहीन लोकतंत्र जो है ना किसके मूल उद्देश्य में हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बाउल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाउल हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 है, कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने इस देश को जो है ना इस देश के जनता को कितने दूर अभी तक जाना है। तो इस बात को याद रखना है कि कौन कहता है कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? वैसे दलाल का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग का कमेंट के रीड करते हैं और हर एक व्यक्ति के कमेंट का जो है ना रिप्लाई करते हैं, हर एक के स्टूडेंट के। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जो सबसे पहले बताएंगे उसका हम कमेंट जो है ना पिन कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका का। दलाल का हिंदी अर्थ क्या होता है, या फिर दलाल का मतलब क्या होता है, यही आपको बताना है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाम। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी डॉक्टर रहमान हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 6 है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। क्या? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि बिहार विद्यापीठ से पास किए हैं। कौन? तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी मैला आंचल। क्या हो जाएंगे? मैला आंचल हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक। अगला प्रश्न हम लोग का है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे जो है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोकनायक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म
हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण की पत्नी जी का क्या नाम था। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी प्रभावती देवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावती देवी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है ना किसकी रचना हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 में, यानी 1998 में हो जाएंगे, 1998 में हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो कभी अगर आप पटना आएंगे ना तो आपको वहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर इसका सी नहीं होगा राइट आंसर, लोकनायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप आइएगा पटना ना तो यहाँ आपको लिख जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, तो पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1974 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1974 में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी हर्षु दयाल। क्या हो जाएंगे, हर्षु दयाल हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है संपूर्ण क्रांति जो है ना क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, तो हमने आपको जस्ट शुरू में बताया था कि संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है जो कौन दिए हैं, तो जयप्रकाश नारायण ने पटना में दिए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैग्सेस सम्मान। क्या हो जाएंगे, मैग्सेस सम्मान से हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नई पीढ़ी के। क्या हो जाएंगे, किसके हाथ में हो जाएंगे, तो नई पीढ़ी के हाथ में हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य। अगला प्रश्न हम लोग का है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दे सकते हैं भाई साहब, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो इस बात को याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, और अर्धनारीश्वर चैप्टर एक निबंध है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर के तरफ से सबसे पहला प्रश्न आते हैं हम लोग का नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यानी जिस चैप्टर में नारी और नर की चर्चा की गई होगी उसी चैप्टर का होगा, सीधी सी बात है यह पंक्ति। तो यह जो है ना अर्धनारीश्वर पाठ में जो है ना नर और नारी की चर्चा की गई है, और कही गई है नारी और नर एक ही जो है ना द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी यानी कि अर्धनारीश्वर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्मा विभूषण, ऑप्शन सी है पद्मा विभूषण, और ऑप्शन नंबर सी है पद। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद भूषण हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है ना लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और शॉर्ट में क्या इनका नाम हो जाएंगे, तो दिनकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शॉर्ट में इनका नाम हम लोग बोलते हैं दिनकर जी। ठीक है, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है
रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो जस्ट हमने आपको बताया कि जो है ना क्या हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का बिहार के बेगूसराय जिले में जन्म हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं 5 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी नारी और पुरुष दोनों की। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किस जो है ना किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों की है। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे छात्र सहोदर में। क्या हो जाएंगे? छात्र सहोदर में हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता प्रकाशित। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अगर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर पति जो है ना विचार है तो पत्नी क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी यानी कि भावना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भावना हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर जो है ना वह क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी या फिर व्यव्य है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना एक क्या हो जाएंगे? तो निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। एकांकी नहीं होंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन यानी किस रूप का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आदर्श के हो जाएंगे, या फिर कल्पित रूप हो जाएंगे, या फिर वास्तविक रूप हो जाएंगे, या फिर यथार्थमा हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि कल्पना किया गया है, मानते जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन बोलते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं कि हम जो है ना फ्यूचर में अमीर बनेंगे, हमारे पास बड़ा बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। ठीक है, तो ये सब हम लोग इमेजिन करते हैं, तो वही जो है ना कल्पित उसी को बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि जूठन। जूठन कौन लिखे हुए हैं? तो जूठन जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं जूठन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, वाल्मीकि हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, या फिर जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी उर्वशी पर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र। यानी युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या हो जाएंगे? तो कुरुक्षेत्र हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, गांधारी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ हो जाएगी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी छायादोत्तर युग के कवि हो जाएंगे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत का 4 अध्याय जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। तो कौन हो जाएंगे? संस्कृत के 4 अध्ययन की कृतिकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है अर्धनारीश्वर चैप्टर। कौन सा चैप्टर समाप्त होता है? अर्धनारीश्वर चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, हमने आपको इक्सा जो है ना एक्सप्लेन भी किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, पाठ नंबर 5 का नाम है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के नाम है रोज, जिनका लेखक है सचिदानंद हीरानंद भट्टाचार्य अज्ञेय जी, और जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रोज कहानी की तरफ से कि निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, और ऑप्शन नंबर डी है रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज कहानी में जो है ना गैगरीन रोग का उपयोग मतलब जो है ना उल्लेख किया गया है, यानी बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, मालती किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी रोज कहानी का पात्र कौन हो जाएंगे? तो मालती हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, रोज कहानी में कौन पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो कौन पूछता है ऐसा, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, यानी लेखक पूछते हैं कि तुम जो है ना पढ़ती लिखती नहीं हो। अगला प्रश्न हम लोग का है, सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी रोज लिखे हुए हैं सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी। अगला प्रश्न हम लोग का है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, महेश्वर की पत्नी का नाम हो जाएंगे मालती। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो मालती हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 4 वर्ष बाद मालती से मिलने कौन आता है, तो लेखक आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे कौन, तो मालती का पति। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो याद रखना आपको गैंग्रीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग के है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी का कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसे, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को मिला है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 9 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी पत्रिका सेवा में, क्या हो जाएंगे, पत्रिका सेवा में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला मतलब प्रश्न है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, यानी रोज जो कहानी है उसमें कौन सा पात्र जो है ना डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएंगे महेश्वर जो है ना एक डॉक्टर है, और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती हो जाएंगे, मालती के बेटे का नाम क्या है, तो टीटी हो जाएंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव सब याद रखना है, हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 10 वर्ष की उम्र में जो है ना अज्ञेय जी ने कविता लिखना शुरू किया था। वैसे हम लोग 10 वर्ष की उम्र में खेलते उलते रहते हैं, है ना, फिर भी यहाँ कविता लिख दी है अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न हम लोग का है, तार सप्तक का संपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी हो जाएंगे किस चैप्टर का लेखक, तो तार सप्तक का संपादक। अगला प्रश्न हम लोग का है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। ठीक है, नदी का द्वीप किसकी रचना हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अज्ञेय जी की रचना हो जाएंगे नदी का द्वीप। अगला प्रश्न हम लोग का है, अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कितनी नावों में कितनी बार पर हुआ है क्या चीज, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसे, तो यानी कि अज्ञेय जी को, सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, यानी अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को, यानी सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, अज्ञेय जी का पिता के नाम क्या था, अज्ञेय जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार के जो है ना नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अज्ञेय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार। अगला प्रश्न हम लोग का है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी उपन्यास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उपन्यास हो जाएंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर आते हैं, अज्ञेय जी का माँ का नाम क्या था, जो सचिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञेय जी जो थे उनके माँ का नाम क्या हो जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यमती देवी। क्या हो जाएंगे, ब्यमती देवी हो जाएंगे अज्ञेय जी की माता जी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है अज्ञेय जी द्वारा लिखित चैप्टर कौन सा, रोज।